कभी सोचा है कि ये जो छोटा सा डिवाइस हमारे हाथों में है, ये असल में काम कैसे करता है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम कंप्यूटर के अंदर एक सफर पर निकलेंगे, गिनती करने वाले अबैकस से लेकर आज की इस डिजिटल दुनिया तक। तो ये है हमारा आज का सफर। हम देखेंगे कि कैसे गिनती ने कंप्यूटिंग की शक्ल ली, फिर कंप्यूटर के सिलिकॉन ब्रेन के अंदर झांकेंगे, पता करेंगे कि यह सिस्टम जागता कैसे है, दुनिया से कैसे जुड़ता है और हम इस डिजिटल दुनिया में रास्ता कैसे ढूंढते हैं। और आखिर में हम स्मार्ट मशीनों के साथ भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से। यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन एक जमाना था जब कंप्यूटर किसी मशीन को नहीं बल्कि हिसाब किताब करने वाले किसी इंसान को कहा जाता था। देखते हैं कि वहां से हम कितनी दूर आ गए हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है अबेकस, हजारों साल पुराना एक टूल जिससे बस जोड़ घटाना हो सकता था, और दूसरी तरफ हमारे आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स जो एक सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस कर डालते हैं। ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना? और यही दिखाता है कि हमने कितनी जबरदस्त तरक्की की है। तो सवाल यह है कि इतनी जबरदस्त पावर आती कहां से है? इसका जवाब छुपा है सिलिकॉन के एक छोटे से टुकड़े में। चलिए कंप्यूटर के बाहर से अब सीधा उसके दिल में झांकते हैं, यानी माइक्रोचिप के अंदर। तो हर मॉडर्न कंप्यूटर की जान होता है ये इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम आईसी भी कहते हैं। इसे एक बहुत छोटे से शहर की तरह समझिए, जहां लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच एक साथ काम कर रहे हैं। इसी छोटे से आविष्कार ने सही मायने में सब कुछ बदल के रख दिया। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सिर्फ 20 साल के अंदर हम एक चिप पर कुछ ट्रांजिस्टर से बढ़कर 10 लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टर तक पहुंच गए। ये जो जबरदस्त रफ्तार से तरक्की हुई, जिसे मूर का नियम भी कहते हैं, असल में यही कंप्यूटिंग की दुनिया में आए इनकलाब की वजह बनी। और आज की बात करें, आज एक अकेली चिप में 12.5 करोड़ से ज्यादा ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। सोचिए, ये न्यूयॉर्क शहर की पूरी आबादी से भी ज्यादा है, और वो भी हमारे नाखून जितने छोटे से हिस्से में। यही डेंसिटी, यही घनापन हमारे डिवाइस को इतनी ताकत देता है। तो जब इतने सारे ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर पैक होने लगे, तो 1969 में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। ये है कंप्यूटर का असली दिमाग, जो सारे निर्देश समझता है और कैलकुलेशन करता है। और यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का रास्ता खुला। लेकिन दिमाग अकेले तो कुछ नहीं कर सकता है ना, उसे काम करने के लिए शरीर के बाकी हिस्सों से बात करनी पड़ती है। तो एक कंप्यूटर असल में ऑन कैसे होता है, कैसे वो काम करना शुरू करता है? चलिए देखते हैं कि ये हार्डवेयर जिंदा कैसे होता है। ये सारी कहानी शुरू होती है एक चीज से, जिसे कहते हैं बायोस। इसे कंप्यूटर का अलार्म क्लॉक या वेकअप कॉल समझिए। जैसे ही पावर बटन दबता है, सबसे पहले बायोस ही जागता है और बाकी सबको जगाने की तैयारी करता है। तो देखिए ये होता कैसे है। स्टेप 1, पावर ऑन हुआ, सीपीयू ने बायोस को जगाया। स्टेप 2, बायोस फटाफट सारे हार्डवेयर को चेक करता है, रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड सब ठीक से जुड़ा है या नहीं। स्टेप 3, वो हार्ड ड्राइव पर ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता है। और स्टेप 4, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और बस कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए तैयार। और ये सब कुछ हो जाता है सिर्फ कुछ सेकंड्स में। अच्छा, तो अब हमारा कंप्यूटर जाग चुका है, काम कर रहा है, लेकिन अभी वो अकेला है। इसकी असली ताकत तो तब सामने आती है जब ये दूसरों से जुड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये एक अकेली मशीन पूरी दुनिया के नेटवर्क का हिस्सा कैसे बनती है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ये घर या ऑफिस जैसे छोटे एरिया में काम करता है। समझ लीजिए जैसे एक ही कमरे में बैठे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हो। दूसरा है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये शहर या पूरी दुनिया जैसे बहुत बड़े इलाके को जोड़ता है। और इंटरनेट, वो दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। और हाँ, इंटरनेट कोई एक रात में नहीं बन गया। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में एक छोटे से मिलिट्री प्रोजेक्ट से, जिसका नाम था ARPANET। फिर 1982 में बातचीत के लिए एक कॉमन भाषा बनी, जिसे TCP/IP कहते हैं। लेकिन असली बदलाव तो 1990 में आया, जब वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW बना। इसी ने इंटरनेट को हम सब तक पहुंचाया। तो ठीक है, अब ये विशाल ग्लोबल नेटवर्क हमारे पास है, पर हम इसका करते क्या हैं? इतने बड़े डिजिटल समंदर में हम रास्ता कैसे ढूंढते हैं? चलिए अब उन टूल्स की बात करते हैं जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। ये एक ऐसा काम है जो हम दिन में न जाने कितनी बार करते हैं,
ब्राउज़र में वेबसाइट का नाम टाइप किया और एंटर दबा गया। पर कभी सोचा है कि उस एक एंटर दबाने और वेबसाइट के खुलने के बीच असल में होता क्या है? ये प्रोसेस जितना आसान दिखता है उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक समझिए। जैसे हम google.com जैसा कोई नाम टाइप करते हैं, हमारा ब्राउज़र DNS नाम की इस फ़ोन बुक से पूछता है कि भाई ये पता कहाँ है। DNS उस नाम को नंबरों वाले एक IP एड्रेस में बदल देता है। फिर ब्राउज़र उस नंबर वाले पते का इस्तेमाल करके सही सर्वर से जुड़ जाता है और वेबसाइट हमारे सामने लोड हो जाती है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। और यही कनेक्शन है जो हमारी आज की ज़िंदगी को चलाता है। गूगल जैसे सर्च इंजन हमारे हर सवाल का जवाब देते हैं। Amazon और Flipkart जैसी साइट से हम घर बैठे शॉपिंग करते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम हमें दुनिया भर में दोस्तों से जोड़े रखते हैं। सच कहें तो इंटरनेट ने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया है। तो गिनती करने वाले एक साधारण से टूल से हम एक ग्लोबल नेटवर्क तक पहुंच गए। सफर कमाल का रहा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या है? क्या होगा जब ये मशीनें सिर्फ कैलकुलेट ही नहीं बल्कि सोचना भी शुरू कर देंगी? चलिए अब कंप्यूटर की कहानी के अगले चैप्टर पर चलते हैं। और ये चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का। इसका सीधा सा मतलब है मशीनों को इंसानी दिमाग जैसी ताकत देना, ताकि वो सीख सकें, तर्क कर सकें और मुश्किलों को सुलझा सकें, ठीक इंसानों की तरह। और यही टेक्नोलॉजी का अगला सबसे बड़ा पड़ाव है। और AI अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारे फ़ोन में जो सिरी या गूगल असिस्टेंट है वो AI है। टेस्ला जैसी सेल्फ ड्राइविंग कारें AI पर चलती हैं। यहाँ तक कि सोफिया जैसे रोबोट्स जिन्हें नागरिकता तक मिल चुकी है वो भी AI है। AI धीरे धीरे चुपचाप हमारी दुनिया को बदल रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा समझदार होती जाएंगी, इंसान और टेक्नोलॉजी के बीच की लाइन का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में मिलकर ढूंढना होगा।